सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे गद्य खंड के अंतर्गत नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए विषय पर अपना ध्यान एकाग्र करें। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है। लेखक का कहना है कि जहाँ पर कुंड बना है उसके पूर्व दिशा में एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है जिसमें शिव प्रतिष्ठित हैं, अर्थात जिसमें भगवान शिव जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया है। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। लेखक का कथन यह है कि अमरेश्वर भगवान शिव जी को कहा जाता है और उनके गले से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है और जिस कुंड की चर्चा हम अभी कर रहे हैं वह कुंड ही क्या है, तो नर्मदा नदी का आदिम कालीन स्रोत है। मतलब उसी स्रोत को आगे जा कर के हम नदी के रूप में देख सकते हैं। जल शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है। जल जो होता है वह शिव जी के गले से निकल कर के उस कुंड में जा कर के एकत्रित हो जाता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5 से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिलधारा के पास प्रकट होती है। कुंड के बाद नर्मदा दिखनी बंद हो जाती है, वह भूमिगत हो जाती है, अर्थात जमीन के अंदर से होकर के निकलती है और यह जो क्रिया है 5 से लेकर के 6 किलोमीटर दूर तक होती है। बाद में पश्चिम दिशा में एक कपिलधारा नामक जो जलधारा है उस धारा के साथ में प्रकट होने लगती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का ताप समन करने का पुण्य लिया जा सकता है। नर्मदा नदी का जो कुंड बना है उस कुंड में डुबकी लगाने से क्या हो जाता है, शरीर और मन में जो त्रिविध ताप हैं उस ताप को हम नष्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से पुण्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है। यहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है उस मंदिर में पूजन अर्चन आरती व वंदन का जो कार्यक्रम है वैसा ही है जैसा नर्मदा नदी के किनारे अन्य मंदिरों में पाया जाता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक और दिव्य जन्म स्थली होने का गौरव देता है। लेखक का कथन है कि नर्मदा का जो कुंड है वह कुंड भी क्या करता है, एक प्रकार से सुखदायी स्वरूप माना जा सकता है। उसी प्रकार से सुखदायी स्वरूप माना जा सकता है जिस प्रकार महानदी प्राकृतिक होने के साथ साथ दिव्य जन्म स्थली होने का गौरव देता है, उसी प्रकार नर्मदा का कुंड भी इस प्रकार से गौरव को प्रदान करता है। यहाँ से रेवा समुद्र पश्चिम की ओर बहती चली जाती है। यहाँ से रेवा भी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। तो यहाँ से जो नर्मदा नदी है वह समुद्र तक पश्चिम की ओर बहते हुए चली जाती है। रेवा मन में सोण के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। यह जो रेवा नदी है अर्थात नर्मदा नदी है अपने मन में सोनभद्र के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम दिशा की ओर बह निकलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। वैसे देखें तो यह जो नदी है इस नदी की गति में भले ही ताप दिखाई देगा, उष्णता दिखाई देगी, लेकिन उसके स्वभाव में आपको शीतलता ही प्राप्त होगी, ठंडकता ही प्राप्त होगी। इसको लेकर के एक लोक कथा भी यहाँ पर प्रचलित है। लोक कथा है सोण और नर्मदा की प्रणय कथा। मतलब सोनभद्र और नर्मदा नदी इन दोनों का जो प्रणय मतलब प्रेम संबंधी विवाह संबंधी कथा है उस कथा को लोग अपनी मुख जुबानी यहाँ पर कहते हैं। जूहिला नामक नर्मदा की सखी ने सब गड़बड़ कर दिया। बात में
मोड़ यहाँ पर आता है जब जूहिला नामक नर्मदा की एक सखी क्या करती है, सब कुछ गड़बड़ कर देती है। नर्मदा जूहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। नर्मदा नदी एक बार अपनी सखी जूहिला को अपना दूत बनाती है और उसे अपने प्रणय रूपी संदेश को सोनभद्र के पास भेजती है। जूहिला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है, परंतु यह जो उसकी सखी जूहिला है, ये जूहिला स्वयं ही सोनभद्र के व्यक्तित्व को देखकर उसके सौंदर्य पर आसक्त होकर उस पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती है। उसके पश्चात वह खुद ही नर्मदा नदी का रूप धारण कर लेती है और उस सोनभद्र को वर्ण कर लेती है, चयन कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। लेकिन जब नर्मदा को इस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है तो वह क्रोध से बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती है और क्रोध के मारे अपने उल्टे पांव ही लौट जाती है और पश्चिम दिशा में जाकर के अत्यंत वेग के साथ में बहने लग जाती है। चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उत्ताल तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है। जब यह बहने लगती है तो उस समय चट्टानों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, पहाड़ों को किनारे में कर देती है एवं इतनी ज़्यादा उछलती है कि अपने ऊंचे ऊंचे तरंगों से रव करने लगती है, जिसके कारण से इसका एक नाम रेवा भी हो जाता है। तो रव करती हुई वह आगे को बहने लगती है, पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती। वह पीछे मुड़कर और बिल्कुल देखती ही नहीं। उधर सोन को इस रहस्य का पता चलता है, परंतु जब सोनभद्र को इस रहस्य के बारे में जानकारी होने लगती है तो वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। जब अमरकंटक का यह जो नायक है सोनभद्र, उसे पता चलता है कि उसके साथ इस प्रकार से छल हुआ है तो वह भी नर्मदा के लिए विरह से संतप्त हो जाता है और अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए वह बह निकलता है और यह सोनभद्र नदी पूर्व दिशा में विरह वेदना के साथ साथ एक विधुर सा मन लिए हुए बहने लगता है। बहता ही चला जाता है और वह आगे को ही निकलता चला जाता है। कुछ दूर जाकर जूहिला उसे मना लेती है। कुछ दूर जाने के पश्चात जो जूहिला है नर्मदा की सखी, उसे मना तो लेती है, उसमें मिल जाती है, उसमें समा भी जाती है, लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। परंतु यह होने के पश्चात भी नर्मदा और जो सोन नदी हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में ही बहने लगते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के रूप में अजस्र बह रही है। यह धरती की करुण भरी पुकार ही है कि विगलित होकर के नर्मदा और सोन के रूप में अजस्र रूप से निरंतर रूप से क्या कर रही है, बह रही है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। यहाँ पर एक भूमि ऐसी भी है जिसका नाम रखा है माई की बगिया। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर सोन और नर्मदा नदी बाल्यकाल में क्रीड़ाएँ करती रही हैं। वह भूमि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। माई की बगिया जो है वह मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी रही है। आम्र तथा सरई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा है। इस बगीचा में आम तथा सरई के पेड़ भी हैं और इस प्रकार से उनका पूरा आंगन ही है जो बगीचा के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। गुल बकावली के फूलों में
यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी खिला हुआ है। यहाँ पर गूल बकावली के पुष्प भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको देख करके नर्मदा और सोन का जो प्रेम है उन फूलों के माध्यम से पुष्पित होता हुआ लगता है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। इस बगिया में एक छोटा सा जलकुंड भी है। गूल बकावली का क्षेत्र भी बहुत थोड़ा रह गया है। आजकल यदि देखें तो पहले की तुलना में जो गूल बकावली के पुष्प हैं उसकी मात्रा कम हो गई है, बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। जिस समय लेखक गए थे उन्होंने देखा कि एक साधु भी उस कुटिया में रहते हैं। तीर्थ यात्रियों की आंखों में गुल बकावली का अर्क डालकर आंखों की उमस दूर करते हैं, और वह जो साधु रहते हैं उनका कार्य यह है कि तीर्थ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं उनके आंखों में वह गुल बकावली का अर्क डाल देते हैं, और इस प्रकार से उनके आंखों में जो उमस जो उष्णता आती है उस उष्णता को दूर करते हैं। दृष्टि का धुंधलका छाटते हैं। इस प्रकार से दृष्टि में जो धुंधलापन आ जाता है वह छटने लग जाता है, साफ हो जाता है, लगता है नर्मदा और सोन का प्रण है। गूल बकावली के फूलों के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो नर्मदा नदी और सोन नदी का यह जो प्रेम है गूल बकावली के फूलों के माध्यम से पूरे संसार की दृष्टि के तपन को अभी तक हरने का कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।